धरती पर करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं। इनमें से हम इंसान भी एक प्रजाति हैं। इंसानों के साथ साथ आकाश में उड़ने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और जमीन पर रहने वाले जीव भी शामिल हैं। हमारी पृथ्वी पर हर जगह जीवन मौजूद है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सभी जीव आए कहां से हैं? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सभी डायनासोर अचानक से विलुप्त हो गए और कैसे हम इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति बने? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। उस समय पृथ्वी एक खौलते हुए आग के गोले की तरह थी। यह इतनी गर्म थी कि जीवन की संभावना लगभग ना के बराबर थी। उस समय पृथ्वी पर अंतरिक्ष से हजारों चट्टानें आकर टकरा रही थीं। ये टकराने वाली चट्टानें आपस में मिलकर एक ग्रह का रूप ले रही थीं। लेकिन इस वक्त भी पृथ्वी का तापमान बेहद गर्म था। आगे चलकर इस उबलती हुई पृथ्वी ने कैसे जीवन को जन्म दिया, इसका सफर अद्भुत और रहस्यमयी है। अभी भी धरती पर हजारों की संख्या में उल्कापिंड गिर रहे थे। इन्हीं में से एक मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड धरती से बहुत तेजी से टकराया। वैज्ञानिकों ने इस पिंड को थिया नाम दिया। इस भयंकर टकराव के बाद जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसमें थिया और पृथ्वी दोनों के टुकड़े शामिल थे। धीरे धीरे ये टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए आपस में जुड़ने लगे और समय के साथ इन टुकड़ों ने मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। इसके बाद पृथ्वी का तापमान ठंडा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी पर ठोस सतह बनने लगी। इसके लगभग 500 मिलियन साल बाद, यानी कि आज से करीब 4 अरब साल पहले, एक बार फिर पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। लेकिन इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ पानी और खनिज यानी कि मिनरल्स लेकर आए थे। यही वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजों का आगमन हुआ। आगे इन घटनाओं ने जीवन की शुरुआत की नींव रखी। समय गुजरता गया और धरती की सतह पानी से ढकती जा रही थी। लेकिन फिर भी धरती पूरी तरह बेजान थी। पर अब वक्त बदलने वाला था। समुद्र की गहराइयों में खनिज और बाकी मौजूद तत्वों की मदद से जीवन का पहला बीज पनपने लगा। हम यह तो नहीं जानते कि यह प्रक्रिया कैसे हुई, लेकिन किसी प्रकार से इन खनिजों और तत्वों ने मिलकर जीवन का पहला बीज बोया। यहीं से जन्म हुआ पहले कौशिकीय जीवों का। ये जीव एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से फैल रहे थे। इन बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी का उपयोग करके पानी को भोजन और ऑक्सीजन में बदलना शुरू किया। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया से इन बैक्टीरिया ने धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज का निर्माण किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना धरती पर जीवन का पनपना असंभव था। यह वही पल था जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की नींव रखी। आइए इस अद्भुत सफर को और गहराई से समझते हैं। लगभग 2 अरब साल तक धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। इसके करीब 500 मिलियन साल बाद, यानी कि आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले, धरती पर अभी भी किसी भी प्रकार का जटिल जीव विकसित नहीं हुआ था। यहाँ तक कि धरती की सतह पर बड़े बड़े महाद्वीप भी मौजूद नहीं थे। लेकिन धरती पर छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। फिर धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इसके कारण धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित हो गई। इन टेक्टोनिक प्लेटों की गति और टकराव की वजह से छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे इन द्वीपों ने मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे रोडिनिया नाम दिया गया। आगे चलकर इस सुपर कॉन्टिनेंट ने कई अद्भुत बदलावों की शुरुआत की। इस वक्त धरती का एक दिन सिर्फ 18 घंटे का था और धरती का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही थीं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की क्रस्ट में तेज हलचल हुई। इस हलचल की वजह से धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया। टेक्टोनिक हलचल के कारण धरती के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सतह पर निकलने लगा। इन लगातार होने वाले विस्फोटों की वजह से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से भर गया। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी, जो धरती की सतह पर गिरते ही उसे और अधिक विषैला बना रही थी। यह एक ऐसा दौर था जब धरती पर हर तरफ विनाशकारी बदलाव हो रहे थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच ही धरती आगे चलकर जीवन को जन्म देने वाली बनने वाली थी। अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे धरती की चट्टानों पर कार्बन डाइऑक्साइड की परत जमने लगी। इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत कम कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के चलते धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने में सक्षम नहीं रहा।
इसका नतीजा यह हुआ कि धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा और फिर धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। लेकिन यह बर्फीला युग ज्यादा समय तक नहीं चला। धीरे धीरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी। इसके साथ ही धरती का तापमान भी बढ़ता गया। धीरे धीरे धरती ने अपने सामान्य स्वरूप में लौटना शुरू किया। यही वो वक्त था जब धरती एक बार फिर जीवन को पनपने के लिए तैयार हो रही थी। इस समय तक धरती का एक दिन 22 घंटे का हो गया था। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र की गहराइयों में पनप रहे थे? आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले धरती की बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अब अगर हम उस समय के समुद्र की गहराइयों में झांकें तो हमें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। वहां मौजूद बैक्टीरिया जो पहले केवल ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे थे, अब वे धीरे धीरे कई अन्य जीवों में बदलने लगे थे। समुद्र के नीचे अब समुद्री पौधे और छोटे छोटे जीव विकसित हो चुके थे। इन्हीं जीवों में से एक था पिकाया नामक जीव, जो केवल 5 सेंटीमीटर लंबा था। लेकिन इस छोटे से जीव ने अपने शरीर के अंदर कुछ बेहद खास विकसित कर लिया था। यह खास चीज थी रीढ़ की हड्डी। यह वही रीढ़ हड्डी है जो आगे चलकर हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा बनने वाली थी। पिकाया वे पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। आज से करीब 45 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट और भी कई भागों में टूट चुका था। लेकिन धरती पर अब तक किसी भी प्रकार के जीव नहीं आए थे और न ही धरती की सतह पर कोई पेड़ पौधे उग सके थे। इसका मुख्य कारण था सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें। हालांकि धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था। इसे हम आज ओजोन परत के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन ने सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलना शुरू किया। धीरे धीरे इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया। ओजोन परत ने धरती को सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना शुरू किया। इसी कारण धरती की सतह पर अब छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे थे। यह वह समय था जब जीवन की पहली झलक पेड़ पौधों के रूप में धरती की सतह पर दिखने लगी थी। समुद्र में रहने वाली यह मछली टिक्टालिक, ये वो पहली मछली थी जिसने समुद्र से बाहर निकलकर धरती की सतह पर आने का निर्णय लिया। धीरे धीरे यह मछली ज्यादा समय तक जमीन की सतह पर रहने लगी, जिससे इसके अंगों में बदलाव और विकास होने लगा। करीब 1.5 करोड़ सालों तक विकास क्रम के चलते यह जीव पूरी तरह जमीन पर रहने लायक बन गया और इन्हें टेट्रापोड्स कहा जाता है। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, हाथी, कुत्ते, बंदर, पक्षी और अंत में हम इंसानों का रूप लेने वाले थे। समय के साथ कई नई प्रजातियों का जन्म हो रहा था। धरती पर जीवन फूल फूल कर फैल रहा था। लेकिन एक बार फिर बुरा वक्त आने वाला था। धरती पर एक बार फिर विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन विस्फोटों ने धरती का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया और इसके कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती पर मौजूद 95% प्रजातियां नष्ट हो गईं। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ जीव बच गए। ये वही जीव थे जिन्होंने भूख और गर्मी के खिलाफ खुद को लड़ने लायक बना लिया था। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण नए भूभागों का निर्माण हुआ और ये भूभाग आपस में मिलकर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते गए, जिसे पैंजिया कहा गया। इस समय तक धरती काफी हद तक स्थिर हो चुकी थी। धरती की सतह पर नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो 5% जीव किसी तरह बच पाए थे, वे धीरे धीरे विकसित होकर नई प्रजातियों में परिवर्तित हो रहे थे। इन्हीं में से एक प्रजाति ऐसी थी जिसने आने वाले करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया, और वे थे डायनासोर। डायनासोर भी उन 5% जीवों से विकसित हुए थे जो उस भयानक अकाल में किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे थे। लेकिन डायनासोर का इस धरती पर शासन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। डायनासोर कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो चुके थे। इनमें से कुछ छोटी प्रजातियां थीं तो कुछ बेहद बड़ी और विशालकाय। इन डायनासोरों में कुछ शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों और पत्तियों पर निर्भर थे, जबकि कुछ मांसाहारी थे जो अन्य जीवों का शिकार करते थे। इस समय डायनासोर का धरती पर पूरी तरह से राज था। वे धरती के सबसे ताकतवर और सफल जीव माने जाते थे। हर कोने में डायनासोरों की उपस्थिति थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ताकतवर का भी बुरा समय आता है। डायनासोर का वह बुरा वक्त अब नजदीक आ रहा था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम पूरी तरह सामान्य था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, सूरज की चमचमाती रोशनी और समुद्र की लहरें जीवन को सजीव बना रही थीं। और इन प्राकृतिक सुंदरियों के बीच धरती के सबसे ताकतवर जीव डायनासोर अपने चरम पर थे। लेकिन डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति धरती पर मौजूद थी।
यह प्रजाति आकार में आज के चूहों जितनी थी और यही जीव हमारे पूर्वज थे जो आगे चलकर हम इंसानों में परिवर्तित होने वाले थे। और ये थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। मैमल्स डायनासोर से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोद कर रहते थे ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायनासोर अंडे देते थे जबकि मैमल्स अंडे नहीं देते और इसी कारण से हम इंसान भी एक मैमल हैं। इन मैमल्स ने अपने छोटे आकार और अनोखी जीवन शैली के जरिए डायनासोरों के बीच भी खुद को बचाए रखा। जब सभी डायनासोर और बाकी जीव धरती पर अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, उसी समय एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही यह एस्टेरॉयड धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसकी रफ्तार और अधिक बढ़ने लगी। प्रत्येक सेकंड के साथ वह धरती के और करीब आता जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह आग के एक विशाल गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती से टकराने से पहले ही इसके 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हजारों जीव अंधे हो चुके थे। वे इस एस्टेरॉयड को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और फिर वह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। इस टक्कर के साथ इतिहास का सबसे भयंकर विस्फोट होता है। वह धमाका इतना ताकतवर था कि उसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। यह विस्फोट इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु और चट्टान अंतरिक्ष में चली गई। यह घटना मेक्सिको के समुद्री तट के पास हुई थी। टकराव के कारण जमीन पर 160 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसके 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि शक्तिशाली डायनासोर भी सिर्फ कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो गए। विस्फोट के प्रभाव ने हवा में धूल और मलबे के विशाल बादल बना दिए। यह धूल इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में नाकाम हो रही थी। इस विनाशकारी टकराव ने समुद्र को भी शांत नहीं छोड़ा। जमीनी झटकों की वजह से समुद्र में भयानक लहरें उठीं और एक के बाद एक सुनामी की बड़ी लहरें चारों ओर फैलने लगीं। धरती पर जगह जगह डायनासोर और अन्य जीवों का विनाश शुरू हो चुका था। सिर्फ डायनासोर ही नहीं, धरती पर जीवन के कई रूप समाप्त होने लगे थे। इस विस्फोट का असर इतना भयानक था कि पूरी धरती को बदलने में सिर्फ कुछ ही समय लगा। लेकिन इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर और अन्य उड़ने वाले जीव जमीन के खतरों से बच गए थे। परंतु यह तो केवल इस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट के बाद जो लाखों टन मैट्रिक्स धातु अंतरिक्ष में उड़ गए थे, वह करीब 40 मिनट बाद आग के गोलों में बदलकर धरती पर बरसने लगे। उड़ने वाले जीव और पक्षी जो पहले सुरक्षित थे, अब वह भी खुद को बचा नहीं पा रहे थे। इसके साथ ही एक विशाल धूल का तूफान भी लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिससे धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। सूरज की रोशनी का न आना धरती पर पेड़ पौधों के लिए विनाशकारी था। इसके कारण पेड़ पौधों की अधिकांश प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। यह एक ऐसा संकट था जो धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरे का कारण बन चुका था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान करीब 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। यह असहनीय गर्मी जो विस्फोट के बाद पूरी धरती में फैल चुकी थी और दीवारों की तरह हर जीव के लिए खतरा बन चुकी थी। जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से दूर थे, वे भी इस असहनीय गर्मी से खुद को बचा नहीं पाए और जो बच गए थे वह भी कुछ समय बाद भूख की वजह से मर गए। यहाँ तक कि उनके शरीर की बाकी बची हुई ऊर्जा भी खत्म हो गई। इस विनाशकारी विस्फोट में धरती की कुल 75% प्रजातियां नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन यह महाप्रलय, जिसे हर किसी ने एक विनाश माना, कुछ जीवों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत अब एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर बन चुका था। यह प्रजाति थी मैमल्स, जो धीरे धीरे इस बड़े परिवर्तन के बाद धरती पर अपना राज्य स्थापित करने वाली थी। इन जीवों ने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अधिक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहते थे और भूख से बचने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैमल्स डायनासोर से कई गुना छोटे होते थे, इसलिए ये थोड़े बहुत भोजन या कीड़े मकोड़े से भी सरवाइव करते रहे। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। अब हमारे पूर्वज भी कई अन्य जीवों में परिवर्तित हो रहे थे और इनका आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन अब भी यह हम इंसानों की तरह नहीं थे, क्योंकि इन्हें अभी लाखों प्रजातियों से होकर गुजरना था। तब जाकर वे वह रूप अपनाते जो भविष्य में इंसानों के रूप में विकसित होने वाला था। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले
अब धरती का वातावरण आज के सामान्य जैसा हो गया था। इस समय धरती का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटे का होने लगा था। धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को पास ला रही थी। ये वही भूभाग था जहां आज हम रहते हैं। यह था भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला थी। यह वही हिमालय है जिसे आज हम सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। यह चोटी इतनी ऊंची थी कि धरती का मौसम बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत से गिरने वाली बर्फ ने कई नदियों का निर्माण किया। ये वही नदियां हैं जिनसे आज हम सभी पीने के लिए पानी प्राप्त करते हैं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोधक बन गया, जिससे यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और यहाँ रहते थे आर्डीपिथेक्स रैमिड्स। ये जीव अधिकतर पेड़ पर रहते थे। घने जंगलों की वजह से इन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन समय बदल रहा था और बारिश न होने के कारण जंगल धीरे धीरे सूखने लगा, जिसकी वजह से इनके लिए खाने की कमी होने लगी और फिर इन्होंने पेड़ों से उतरने का फैसला किया। ये हमारे पूर्वज थे और इनकी लंबाई करीब 4 मीटर तक होती थी। कई हजारों साल के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे, जिससे चलने में ऊर्जा कम लगती थी और ये आसानी से चलते चलते खा सकते थे। इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये बुद्धिमान बन रहे थे। धीरे धीरे इनका दिमाग बड़ा और बुद्धिमान होता गया और इन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू कर दिया था, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने सबसे महत्वपूर्ण खोज की, यानी कि आग की खोज। यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। अब वे भोजन आग में पकाकर खाने लगे थे, जिससे उनका दिमाग और भी तेजी से बढ़ रहा था। इसी वजह से परिवार बनने शुरू हुए और वे एक साथ रहने लगे, जिससे वे सुरक्षित रहते थे। पका हुआ मांस खाने से ऊर्जा कम लगती थी, जिससे वह ऊर्जा इनके दिमाग में लगने लगी और हमारे पूर्वजों का दिमाग धीरे धीरे काफी तेज और बड़ा होने लगा था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे, जो एक साथ मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने एक दूसरे को समझने के लिए अलग अलग आवाजें निकाली, जिससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिससे वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। और यही हमारे पूर्वजों की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये वही आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले, कई लाखों सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, यानी हम होमो सेपियंस, यानी कि बुद्धिमान जीव। हमारे पास सभी जीवों के मुकाबले सबसे बुद्धिमान और बड़ा दिमाग था। अब हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी बात, हम सब मिलकर रहने लगे थे। धीरे धीरे हमारा शरीर जलवायु के कारण बदलता गया और हम आज जैसे दिखने लगे। अब हमारे पास विज्ञान है और नई नई तकनीकें। आज इस धरती पर हमारे जितना बुद्धिमान और कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई और हम कहां से आए। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है। हमें अभी और भी आगे जाना है और भी अधिक विकसित होना है। हमें इस धरती को और भी बेहतर तरीके से समझना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।